Hello everyone, I hope you are doing well and you are healthy. Today we are going to start about need of forensic science and basic principle of forensic science. जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो फोरेंसिक साइंस है बहुत हेल्पफुल होती है लाइक क्राइम प्रिवेंशन करने में, क्राइम कंट्रोल कैसे करते हैं, क्राइम को डिटेक्शन कैसे करते हैं। बट हमें फोरेंसिक साइंस की ज़रूरत कब से पड़ी, हमें क्या कैसे पता चला कि हमें एक फोरेंसिक साइंस जैसी चीज़ है ये बहुत ज़्यादा क्राइम डिटेक्शन में हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत पहले आप लोगों ने काफ़ी स्टोरीज भी सुनी है अकबर बीरबल की। अकबर कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसता था या कोई चोरी होती थी तो वो बीरबल से हेल्प मांगता था और बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें सॉल्व करता था। बट आज के टाइम पे क्या है, हमारे जो क्रिमिनल्स हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं क्लेवर हो चुके हैं। वो अपने क्राइम को बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकली यूज करके बहुत कोशिश करना चाहते हैं। बट उसके बाद भी हमें कई बार पता होता है इसने क्राइम किया है पर उसको जस्टिस नहीं मिल पाता। उसी के लिए नीड हम फॉरेंसिक साइंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फॉरेंसिक साइंस के एप्लीकेशंस को हम यूज़ करके किसी भी क्राइम को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द फैक्ट एंड एविडेंसेस। बिकॉज आपको भी पता है कि मैन कैन डू लाई बट एविडेंस और फैक्ट कान डू। तो वो हमें बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो फोरेंसिक साइंस में हमारी नॉर्मली बेसिक साइंस भी अप्लाई करते हैं हम। बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी होते हैं। इसका हमारा सर्विस जो लॉ में है, तो हम मोस्टली क्या करना चाहते हैं, ओवरकम क्राइम। जितने क्राइम हुए हैं उनको हम कम करना चाहते हैं फॉर बेटर फाइंडिंग फैकल्टी। हमारे पास अगर फोरेंसिक साइंस है तो इसमें हर तरह के एक्सपर्ट होते हैं। वो मतलब अच्छे अच्छे एविडेंस को बेटर तरीके से फैसिलिटीज दे सकते हैं रिजल्ट लाने में। कोई बायोलॉजी का है, कोई केमिस्ट्री का, तो वो चीज़ यूज़ हो सकते हैं। फॉर टेक्निकल नॉलेज जिन्हें होती है लाइक साइबर रिलेटेड क्राइम आज के टाइम पे काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है और हर फील्ड में अदर अदर नॉलेज होती है। फॉर बेटर एविडेंस एनालिसिस, एट द लास्ट हमें क्या नाम है, अच्छे से हम एविडेंस को एनालाइज करेंगे जब तो हम किसी के जस्टिस पे पहुंच पाएंगे। तो ये हमारी नीड ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें कोई भी किसी को भी जस्टिस दिलाना है तो विद द फैक्ट एंड एविडेंस हमारा काम होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। हमारे पास टोटल 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बट हम 6 पढ़ते हैं। तो लाइक लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी से, जो हमें किसने दी थी, पॉल एल किट ने दी थी। इसको क्या चीज़ मतलब ये क्या है, ये वो चीज़ है जो कि ड्यू टू नेचुरल वेरिएशंस के अंदर हर चीज़ की एक इंडिविजुअलिटी हमें पता होती है। नेचर ने जो चीज़ जैसे बनाई है वो वैसी ही रहेगी। अगर किसी प्लांट पे अगर एक एप्पल लगा है तो दोबारा अगर कोई प्लांट उसी प्लांट पे दूसरा एप्पल लगता है तो उसमें भी तो इंडिविजुअलिटी होती है। हर चीज़ में एक इंडिविजुअल उसके बिहेवियर्स होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी जो कि कोई भी उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। अगर मैन मेड चीज़ भी बोले तो मैन ने अगर कोई आइटम बनाया या वेपन बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो अगर सेम वेपन अगेन बनाता है सेम प्रोसीजर से तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। क्योंकि हम क्या चीज़ है, लो ऑफ इंडिविजुअलिटी से हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को एक डुप्लीकेट नहीं बना सकते। उसमें कोई ना कोई नेचुरली वेरिएशन होते हैं, हर चीज़ की एक इंडिविजुअलिटी होती है। ये हर एक मतलब ऑब्जेक्ट में वह यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। तो इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि पॉल एल ने दिया था। सेकंड हमारा आता है लॉ ऑफ एक्सचेंज। लॉ ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जो भी मतलब लॉ एक्सचेंज आप सबको ही पता है, एडमंड लोकार्ड ने दिया था। और मोस्टली हम फोरेंसिक स्टार्ट करते तो एडमंड लोकार्ड के नाम से ही सब अवेयर होते हैं। मीन्स एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। अगर अभी आप बैठ के बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, अगर आप वहाँ बैठे हो वहाँ पे आपके कोई ना कोई ट्रेसेस जरूर रहेंगे। तो ये यही कहता है एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस, चाहे वो स्मॉल हो कैसा भी हो। मतलब कहीं भी कोई भी क्राइम हैपन होता है या कुछ भी होता है, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से भी चीज़ें या क्राइम किया है तो भी कोई ना कोई एविडेंस वहाँ छोड़ जाएगा, अपना हेयर या फाइबर या कहीं का डस्ट सॉइल। तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सचेंज भी कर लेता है। किसी ने किसी चीज़ को छुआ तो वो उसके भी कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाएगा और अपने कुछ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल वहाँ पे छोड़ देता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज का हमारा बहुत ज़्यादा रोल है हमारे फोरेंसिक साइंस में। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली किसी भी क्राइम सीन पे जाते हैं तो हम क्या दिमाग में रखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेस एविडेंस होगा। तो मेनली बेसिकली हमारा फोरेंसिक साइंस लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑफ लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज पे ही काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड वन हमारा आता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या होता है? एवरेज चेंज विद पासिंग ऑफ टाइम। मतलब जो भी एविडेंस होगा टाइम के साथ वो चेंज होगा, कुछ भी हो। कुछ भी एक तरह से परमानेंट नहीं है। बायोलॉजिकल हो गया, हमारे अदर एविडेंस हो गए, सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग कोई चीज एविडेंस हो गया। एक बायोलॉजिकल अगर हमने टाइम पे ही किसी ने फिंगरप्रिंट वहाँ पे नहीं लिए तो बाद में वो कंटेमिनेट हो सकते हैं या उल्टर हो सकते हैं। और अगर क्या नाम है बायोलॉजिकल ले लेते, सीमेन हो गया, फ्लूइड हो गया, कोई भी ऐसी चीजें होगी जिसको हमने उस टाइम पे देखा नहीं है और बाद में वो चीज हमें इजिली वहां पे मिलेगी नहीं। एज एवरीवन अवेयर अबाउट द आरुषि मर्डर केस जो 2012 में हुआ था दिल्ली में, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आई थी? ये प्रोग्रेसिव चेंज, क्योंकि जो एविडेंस उस टाइम पे कलेक्ट होने थे विद इन 1 आवर 2 आवर और विद इन 24 आवर, वो हुए नहीं। उसके बीच में काफी गैप पीरियड हो गया जिससे वो हमारे एविडेंस चेंज हो गए टाइम के साथ, वेदर के साथ। मतलब हमारे प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं एविडेंस के अंदर, तो इसको भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हमारी आते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फोरेंसिक साइंस में। ये हमारा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट पे है। कोई भी आईयू है या कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट है, किसी भी क्राइम सीन पे वो पहुंचता है तो जाते ही वो क्या एक अजम्पशन लगाता है, एक हाइपोथेटिकली सोचता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है। कैसे वो सोचता है कि वहां पे एविडेंस गिरे हुए हैं, अगर वहां पे डेड बॉडी है, हाँ किसी ने मर्डर किया है, पहले तो यही सोचते हैं कि किसी ने मारा होगा, तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई एक हाइपोथेटिकली हम थिंकिंग लगाते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। तो वो हम सोचते हैं कि हाँ हर एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट ओवर अदर विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हमें हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि ये नेचुरली डेथ हुई है या किसी ने मर्डर किया है। तो हम हर डायरेक्शन में सोचते हैं तो प्रोबेबिलिटी हर एक को इक्वल है। तो ये हमारा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने एविडेंस के तो हमें ऑलवेज कंपेयर लाइक विद लाइक। अब कहीं पे स्पून गिरी हुई है और हम उसको पेन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा नहीं होगा, वो हमारा यूजफुल ही नहीं होगा। अब कोई ब्लड है, ब्लड को हम ब्लड से ही वो करेंगे, कंट्रोल सैंपल से ही हम उसको कर सकते हैं कि हाँ इसका ब्लड का ये ब्लड ग्रुप है जो भी डेड बॉडी के आसपास है। और उसके बाद उस डेड बॉडी से भी हम चेक कर सकते हैं इस डेड बॉडी का क्या था, तो उससे हम पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी पर्सन का किसी अदर पर्सन का नहीं है। एग्जैक्टली हम ये चीजें कंपैरिजन हम लाइक विद लाइक से ही करते हैं। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट मिला है किसी क्राइम सीन पे, बस उसके लिए हमें ये नहीं पता किससे हमें उसे मैच करना है, किससे हमें उसे कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल सैंपल की जरूरत होती है। उससे उसके थ्रू ही हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये उस पर्सन की है या नहीं है या किसी और की है। इसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ एनालिसिस, सबसे लास्ट एंड फॉरमोस्ट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमें जो भी सैंपल मिल रहा है क्राइम सीन पे वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में। हमें कोई फ्लूइड मिला है, उस फ्लूइड का बिल्कुल थोड़ा सा है, अगर हम उस पर कोई टेस्ट लगाते हैं और वो खत्म हो जा रहा है तो हमें उसके ऊपर जो भी टेस्ट करना पड़ चाहिए वो एक प्रॉपर मैनर में करना चाहिए कि हमारा जो सैंपल है वो खराब ना हो जाए, कि हमें दोबारा इजिली अवेलेबल भी ना हो। तो उसे हमें बहुत सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए, उसको प्रॉपरली मैनर से उसको यूज करना चाहिए, उसी के थ्रू तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये मोस्टली फोकस करता है करेक्ट सैम्पलिंग पे एंड पैकिंग पे, कि करेक्ट सैंपल और पैकिंग हुआ है, बाद में एनालिसिस के लिए कम तो नहीं पड़ रहा, उस पर काम अच्छे से हो पा रहा है, हम टेस्टेस अच्छे से लगा रहे हैं या नहीं। इसके बाद लास्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। आपको पता है फैक्ट डू नॉट लाई और मैन कैन। अभी किसी भी क्राइम सीन पे क्या नाम है, मैन झूठ बोल सकता है, बट अगर एविडेंस हमें मिले हैं, किसी ने मना किया उस क्राइम सीन पे वो पर्सन अवेलेबल नहीं था बट उसके फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं, उसका कोई ऐसा क्लॉथ का कोई पार्टिकल मिल रहा है, कोई पीस मिल रहा है, तो हम उससे कह सकते हैं कि नहीं आप इस क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे, क्योंकि ये फैक्ट्स एविडेंस आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे थे। आपके कहने से क्या है, आपके कहने को नहीं मानेंगे, क्योंकि होस्टाइल विटनेसेस भी होते हैं, होस्टाइल लोग भी होते हैं जो कि मना कर देते हैं कि ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा नहीं होता, डर के मारे। पर हम एविडेंस और फैक्ट अगर कहीं पे है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, जो कि किसी भी क्राइम को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ टुडे हमने बस ये प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और हमने नीड ऑफ फोरेंसिक साइंस पढ़ी है। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।
एंड अगर ये आपको हेल्पफुल लग रही है और मैं इसको वैसे कंटिन्यू रखूँगी तो आप मेरे को बता देना। इफ़ किसी को पर्सनली भी मेरे से कुछ पूछना है या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, बाय।